एचडीएफसी बैंक हेवी वेट स्टॉक से गिरावट देखने को मिले। सामान्य तौर पर इस शो में मैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात करता हूं, लेकिन चूंकि गिरावट बहुत बड़ी है और इसका असर पूरे बाजार पे हो रहा है, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये गिरावट आखिर हुई क्यों है, आखिर इतनी बड़ी गिरावट ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं जो बहुत नेगेटिव तो नहीं है। मई 2020 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है एचडीएफसी बैंक में। और बैंक की बात हो तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है हमारे लिए समझने के लिए, मैं पूजा के पास जाता हूँ। हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है। पूजा लगातार अब बैंकिंग सेक्टर को कवर करती हैं और जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, हम लोगों ने बहुत अरसे बाद इस तरह की गिरावट देखी है। क्यों ऐसी गिरावट आई, क्या और गिरावट आ सकती है, क्या एनालिस्ट कर रहे हैं, आप विस्तार से थोड़ा समझाइए इसको। जी, एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए उसमें इस बार तो थोड़ी चिंताएं दिखी हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए जो कुछ आंकड़े थे वो चौंकाने वाले थे और आने वाले नतीजों के लिए जो तिमाही आएंगी उसको लेकर थोड़े कंसर्न्स और बन गए हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के नतीजों ने बाजार का पूरा मूड इस वक्त बिगाड़ा हुआ है। अगर कुछ डेटा आपके सामने रखें तो बैंक के मार्केट कैप से आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं और मई 2022 के बाद जैसा कि आपने बताया कि सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। और निफ्टी में क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि निफ्टी में 13.5% और बैंक निफ्टी में करीब 29% का बड़ा वेटेज है। तो दोनों ही इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक के बड़े वेटेज होने के कारण हम देख रहे हैं कि आज ये स्टॉक बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? जब नतीजे आए उसके बाद हम ये रिएक्शन देख रहे हैं क्योंकि एनआईआई अनुमान से कमजोर है, लिक्विडिटी रेशियो जो है वहां पर कंसर्न देखने को मिला, प्रोविजनिंग में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली। आरबीआई ने जो नए नियम किए थे उसके बाद बैंक को एआईएफ के सामने एक बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ी। वैसे तो वो पूरी तरीके से कवर कर चुकी है इस रिस्क को, लेकिन अब आगे माना जा रहा है कि इससे रिलेटेड आगे और चिंताएं खड़ी हो सकती है। कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर पड़ सकता है। पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि जो मार्जिन हैं वो 3.4% के आसपास ही हैं। यहाँ पे थोड़ा और चिंताएं हो सकती है, हो सकता है मार्जिन में आगे कमी देखने को मिले। इसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ में भी धीमापन था और FY24 में जो नए ब्रांच खोलने का लक्ष्य था वो 1500 था, वहां पर भी कमी कर दी गई है। 800 से लेकर 1000 का लक्ष्य अब बैंक लेकर आ रही है। तो आने वाले समय के लिए भी मार्जिन को लेकर कुछ कंसर्न्स निकल कर आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स निकल आ रहे हैं। हो सकता है कि स्लो ग्रोथ देखने को मिले। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक टूट रहा है और इसका इम्पैक्ट हम दूसरे बड़े बैंकों में भी देख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उनके नतीजों में भी इस तरह की बड़ी प्रोविजनिंग के आंकड़े निकल कर आए। एचडीएफसी बैंक पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है वहां पर नवामा की रिपोर्ट ने डाउनग्रेड कर दिया है। टारगेट प्राइस में कटौती की है, 1770 से घटाकर 1730 किया है और 22 से घटाकर होल्ड किया दी है। तो डबल डाउनग्रेड यहाँ पर नवामा की तरफ से देखने को मिला। हालांकि सीएलएसए ने टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की है, 2025 किया है, लेकिन कमेंट्री थोड़ी सी वहां पे भी कमजोर है और उनका भी कहना है कि नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले। अन्य ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आपके सामने एक एक करके लेकर आएंगे। मॉर्गन स्टैनली ने 2110 का लक्ष्य दिया है, मैक्वायरी ने 2075 का लक्ष्य दिया और एक्सिस कैपिटल की तरफ से 2030 का लक्ष्य लेकर कर आया। वैसे तो सारे ही रेटिंग बाय और न्यूट्रल के साइड में ही हैं, लेकिन नोवामा के डबल डाउनग्रेड के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अचिंता इम्पैक्ट है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक का शेयर टूट रहा है और उसका असर बाजार पे भी आज पड़ रहा है। बैंक जहां पर जो नतीजे हैं वो बाजार बंद होने के बाद आए और इस तिमाही में अक्टूबर दिसंबर की तिमाही के जो नंबर्स आए हैं उसमें बैंक का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। मुनाफा 16,372 करोड़ रहा है जबकि अनुमान 15,693 करोड़ का था। हालांकि एडवांसेस के साथ साथ प्रोविजनिंग के आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन बैंक का एनपीए तिमाही आधार पर घटा है। ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये भी तिमाही आधार पर इंप्रूव हुई है। कैसे देखते हैं आप एचडीएफसी बैंक को? कल के लिए नंबर्स बेहतर हैं? देखिए आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस देखने मिली। आई थिंक यहाँ पे क्योंकि नंबर्स थे, आई थिंक ऑलरेडी एक मूव लास्ट 2-3 दिन में सेट इन हुआ जहाँ पे आई थिंक 1620-30 के आसपास सपोर्ट लेके इसने चलना शुरू किया है। कि जिस तरह का ये मोमेंटम अभी चल रहा है, आई थिंक रिजल्ट्स आते हैं तो अगले दिन के रिएक्शंस कभी कभी गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं। मार्केट अपनी खुद की रीडिंग उसमें कई बार लगाता है। सो आई थिंक वो एक केवियट रहेगा कि कल थोड़ी वॉलिटिलिटी कल के सेशन में मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में रह सकती है। बट थॉट यही कि भाई देखिए 17,000 17,050 ये एरियाज इसके रहे हैं जिसको इसने चैलेंज किया है लास्ट 3-4 सालों में, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। 2021 के मध्य में कहीं वहां पे गया था बट उसके बाद से बहुत ज्यादा उसके बाहर जा नहीं पाया है किन्हीं कारणों से। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो इसके 1750 है जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। तो 1750 अगर निकाल लेता है अब इन रिजल्ट्स के
पीछे पीछे अगर वो लेवल्स निकल जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। बट किन्हीं कारणों से अगर यहाँ निराशा मिली प्राइसेस में तो आई थिंक फिर 1750 का जो आंकड़ा है वो वापस एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो लास्ट 3 साल से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। कि गिरावट को जरा थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो कितने गंभीर हैं, इसको जरा एनालाइज करते हैं। एनआई है वो 82 आए, अनुमान से कम रही है, तिमाही आधार पर करीब 4% के आसपास की बढ़त आई है, अनुमान से कम रही है। लेकिन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर बाजार को एक और चिंता है, 110 पर है, लेकिन बैंक ने जो रेंज अपनी तय की थी वो 110 से 120% की तय की थी, यानी कि लोअर एंड पर है, 110% पर ये एक टेंशन की बात जरूर है। प्रोविजनिंग की बात करें तो 2900 करोड़ से बढ़कर 4216 करोड़ रुपए, और उसमें एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाला जो मामला था करीब 1200 करोड़ के आसपास का पूरा 100%, उसका भी प्रोविजनिंग है। तो एक और चिंता, डिपॉजिट ग्रोथ धीमी हो रही है, कहीं ना कहीं ये एक तनाव का मुद्दा हो सकता है। तिमाही आधार पर सिर्फ 2% के आसपास की बढ़त है। और FY24 में जो नए ब्रांचेज जो खोलने का लक्ष्य रखा था बैंक ने, 1500 की संख्या थी, उसको घटाकर 800 से 1000 कर दिया है। तो इसको लेकर बाजार कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है, क्योंकि बाजार ने उसको काफी रेस्पेक्ट किया था उस आंकड़े को, और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में थोड़ी थोड़ी तेजी हुई थी। अब गौरांग सर, 6.5% ये शेयर टूट गया है। पहले तो आप ये बताइए कि आपको नतीजों में जो निराशा है, ये आंकड़े आपको कितने गंभीर लग रहे हैं और कब तक इनकी भरपाई संभव है? और दूसरी चीज, 6.5% ये टूटा हुआ है, कहां तक चला जाए तो आपको फ्रेश खरीदारी के लिए कंफर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? तो अभिषेक जी, HDFC बैंक पर टिप्पणी करने से पहले मेरे ख्याल से हमारे लिए ये अनिवार्य होगा कि हम डिस्क्लोजर दे दें। HDFC बैंक पर काफी लंबे समय से हमने हमारी जो खरीदारी की राय या निवेश की राय है वो बरकरार रखी है, आज की तारीख में भी है। कल के जो आंकड़े आए तीसरी तिमाही के, उसको लेकर के निराशा बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये निराशा इतनी बड़ी है कि आप अपने लंबी अवधि का जो आपने निवेश किया HDFC बैंक में, कल जो आंकड़े हमने देखे उसके आधार बना करके आज जो 6% के नीचे की स्तर देख रहे हैं उसमें आप बिकवाली कर दें, तो इसकी राय तो हम कभी नहीं देंगे। हम तो बने रहने की राय देंगे। और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और निवेश करने की क्षमता है, समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, और अगर आप साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो और भी निवेश कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जिनको नया निवेश करना है हम उसकी भी राय देंगे। और हमारा अनुमान ये कहता है कि अगर आप इतिहास देख ले HDFC बैंक के नतीजों का, तो ऐसा समय बहुत कम आया है जैसा हमने कल देखा है। जो आंकड़े हमने निराशा की बात कर रहे हैं वो इतने भी बड़े निराशाजनक नहीं है कि इसमें सुधार नहीं हो सकता है। और मैनेजमेंट की टिप्पणी अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाँ, थोड़ी बहुत जगह है, थोड़े बहुत कारोबार है। मिसाल के तौर पर अनसिक्योर्ड लोन्स, जिस तरीके से RBI ने लगाम कसी थी और जिस प्रकार से मार्जिन्स को लेकर के इजाफे किए थे, वो जरूरी था अभिषेक, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियाजा दिख रहा था। जिस प्रकार से क्रेडिट रिस्क प्रोफाइलिंग बराबर से नहीं की जा रही थी, अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जा रहे थे बिना सही जांच पड़ताल के। और मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी अभिषेक कि ये अनसिक्योर्ड लोन्स ज्यादातर 70-80% उन लोगों को दिए जा रहे थे जहां पर उन लोगों ने पहले से 2 लोन आउटस्टैंडिंग है। तो वित्तीय क्षेत्र में अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। अगर वित्तीय क्षेत्र में कमजोरी आता है और कुछ घटना हो जाती है तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए बहुत समय लगता है। तो हमें नहीं लग रहा कि ये आंकड़े इतने बड़े निराशाजनक है। हो सकता है कुछ 1-2 महीने या 1 तिमाही तक इसका असर रह सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें लग रहा है कि सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो हम बिकवाली की तो राय नहीं देंगे, खरीदारी की राय देंगे। और अभी भी हमने हमारे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं HDFC बैंक पर, वो 2000 रुपए के। HDFC बैंक के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट पे हम आए और हम ADR को देख के कहते हैं कि आज मंदी हो जाएगी, उतनी ही, ये थोड़ा सा अहेड ऑफ द, मतलब आप फिर जंप द गन कर रहे हैं। हजारों बार आपने देखा है ऐसा कि ADR जो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन होता है किस डायरेक्शन में जाएगा स्टॉक, लेकिन 7% ADR नीचे था तो हम भी 7% गिरेंगे, ये देखने वाली बात है। शायद कम गिरे,
हो सकता है ज्यादा भी गिर जाए, उससे रिफ्लेक्शन हो। कितनी बार आपको ग्लोबल मार्केट में बहुत नेगेटिव क्यूज दिखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ गैप डाउन बाय हो जाता है। करेक्ट। तो उसको देख के पूरी तस्वीर सिर्फ एडीआर से ना बनाए। कल क्या हुआ कि अगर आप बाजार में पोजीशनिंग देखेंगे एचडीएफसी बैंक की, गोइंग इनटू नंबर्स, वो पोजीशनिंग जो है जो आईटी में होता है उससे रिवर्स है। जैसे आईटी स्टॉक्स जो गोइंग इनटू नंबर्स एकदम नाउम्मीद करके गए थे, तो थोड़ा सा भी ठीक आया तो फुर्र करके एक बड़ी सी रैली आ गई। करेक्ट। कल एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स के अंदर ऑलरेडी उम्मीदें बना के गए थे, तोड़फोड़ नंबर आएगा जी। तो कल भी डेज हाई बंद हुआ। डायरेक्टर साहब अगर आप परसों का भी दिखा सकें, एक वीक का दिखा दीजिए, तो गोइंग इनटू नंबर्स एचडीएफसी बैंक तेजी में गया है। यानी कहीं ना कहीं नाउम्मीद होने की, देखिए 40 रुपए तो इस हफ्ते भागा है, तो नाउम्मीद होने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। राइट। तो जब आप बहुत उम्मीदें बनाएंगे जाएंगे, उस जीवन का फलसफा हमारे मंगर साहब ने कहा है कि की टू अ हैप्पी लाइफ इज कीप योर एक्सपेक्टेशन लो। चार्ली मंगर कहते थे। ये जो है एक्सपेक्टेशन हाई लेके रिजल्ट्स में गए, तो थोड़ा सा भी नाउम्मीद अगर हो गया तो आपको इस समय आज कट करना। ये हुआ है एचडीएफसी बैंक में। अब आप ये कह सकती हैं, हम इंटरनल से बात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है साहब, मिक्स नंबर कहेंगे। ओके। अगर आप 10 लोगों की बात सुनेंगी तो आपको 10 ओपिनियन मिलेंगी, लेकिन जो जिस्ट है ना सारे ब्रोकरेजेस का, बाजार के सारे दिग्गजों का, वो ये है कि एचडीएफसी का इस बार बैंक का रिजल्ट मिक्स्ड है। उनका डिपॉजिट थोड़ा सा स्लो है। डिपॉजिट स्लो है, वो सबको पता है कि डिपॉजिट इस समय एक इश्यू बना हुआ है इंडस्ट्री वाइड। करेक्ट। लेकिन इन्होंने अपनी कमेंट्री में कल क्या कहा, हम डिपॉजिट गेन करने के लिए सिर्फ बढ़े हुए रेट्स नहीं देंगे, हम और सर्विसेज के थ्रू भी डिपॉजिट को। तो डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी मिक्स कमजोर थी। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो थोड़ा ब्रांच नंबर्स को लेकर भी जो स्ट्रीट बहुत एक्साइटेड है, वहां थोड़ी सी नहीं, एक्साइटमेंट तो है वहां भी। हाँ, आप ये कह सकती हैं 1500 ब्रांचेस खोलने की जगह वो 800 से 1000 लेंगे। हाँ। लेकिन इसको ये किसी ने मंदी का एक साइन कि एचडीएफसी बैंक ग्रोथ को लेकर लो डाउन हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अर्ली होगा। ओके, ऑलराइट। अगर आप देखें ना एनआईआई ग्रोथ की भी, अगर आप 5 लोगों की ओपिनियन देखेंगे तो आपको वन साइडेड नहीं दिख रहा है कि एनआईआई ग्रोथ स्लो है। कुछ लोगों का इनलाइन भी है। तो ये मिक्स नंबर है। पोजीशनिंग बहुत तेज थी। हाँ। और आज जो है नाउम्मीद होगा, स्ट्रीट बिल्कुल होगा जी, मंदी में आएगा, स्टॉक आ सकता है, लेकिन बड़े गैप डाउन में आप थोड़ा इंतजार करिए, कूदिए मत, लेकिन आउटराइट राइट ऑफ मत कर दीजिए एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्विकली मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज बाजार भी गैप डाउन जब खुलेगा ना तो लेना चाहिए गैप डाउन में। ओके। क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट मजबूत आने वाला है, भारती में टैरिफ हाइक्स की बात आ रही है, ठीक है। एचडीएफसी बियॉन्ड भी बहुत सारा एक्शन हो रहा है। आप मेटल काउंटर्स में अभी चाइना ने आपका स्टिमुलस भी दिया है, तो मेटल काउंटर्स कल चलना तेज हो गए थे। तो बहुत सारा ऐसा बाजार का हिस्सा है जो गैप डाउन पे आपको देखना चाहिए रादर देन नया शॉट। इनफैक्ट आपने अजय जब एचडीएफसी बैंक को इतना डिटेल में, अभी अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रोकरेजेस का मानना भी कहीं पे ये है कि ये जो रिजल्ट था ओवरऑल बैंक का, वो कहीं पे इनलाइन ही देखने को मिला है, उसमें तो कोई डिसअपॉइंटमेंट था नहीं। बट अगर हम एसेट क्वालिटी और उसके अलावा डिपॉजिट और लोन ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे हमें कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली लोन ग्रोथ में। एसेट क्वालिटी भी कहीं पे अच्छी ही रही है बैंक के लिए, बट लोन ग्रोथ को लेके चलते हुए और डिपॉजिट्स के ग्रोथ का कंसर्न देखते हुए हमारे पास कुछ ब्रोकरेजेस है जहां पे उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो कहीं पे सेम ही रखा है और अपना स्टांस जो है वो भी कहीं पे मेंटेन ही रखा है। जैसे एक्सिस कैपिटल ने अपना बाय स्टांस मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 2030 रुपीज का दे रखा है, बट आगे जाके उन्होंने अपने अर्निंग्स में कहीं पे 4 to 5% का कट किया है 2 सालों के लिए, क्योंकि स्लो लोन ग्रोथ और कम निम्स उन्हें देखने की आशंका है। अगर हम सीएलएसए की बात करें तो उन्होंने भी अपना जो एस्टिमेट है अर्निंग्स एस्टिमेट वो 3 to 5% से घटा दिया है लोअर डिपॉजिट एंड लोन ग्रोथ के लेके चलते हुए, और उन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस जो है वो 2025 रुपीज़ पे मेंटेन रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट रेट मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 2110 रुपीज़ पे मेंटेन रखा है, बट उन्होंने भी कहीं पे जो FY25 और FY26 के EPS एस्टिमेट्स है वो कहीं पे 3% से नीचे किए हैं। और नुवामा की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस 1730 रुपीज़ का दे रखा है। उन्होंने भी अपना अर्निंग्स कट जो है वो 5 to 6% पे किया है अगले 2 सालों के लिए। आखिर में हम देखते हैं नोमुरा के बारे में, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस 1750 रुपीज़ से कट करके 1625 रुपीज़ का किया है और न्यूट्रल रेटिंग अपना बरकरार रखा है। और उन्होंने अपना पैट जो है उसके एस्टिमेट्स को
6% से कट किया है अगले 2 सालों के लिए, और ROA भी कहीं पे 10 बिप्स से कट किया है, 1.7% पे रखा है अगले 2 सालों के लिए। और इसी के चलते हुए उनका ये जो न्यूट्रल स्टांस है और कम टारगेट प्राइस है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये तो हो गया ब्रोकरेज व्यूज का रिएक्शन, हमने अर्ली डिस्कशन किया। आशुतोष मिश्रा आशिका से जुड़ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। HDFC बैंक में एक व्यू देंगे। आशुतोष, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। ओपिनियन बड़ी डिवाइडेड है और ये जो ADR का रिएक्शन है वो हम सबके जो है ना माइंड को कलर कर रहा है एक तरह से, लेकिन इंडिपेंडेंटली नंबर वाकई बहुत कमजोर है। क्या आगे की ग्रोथ आपको स्ट्रक्चरली कम होती हुई नजर आती है, या हो सकता है कि एक दूसरा सेक्शन है बाजार का वो ये कहता है कि साहब HDFC बैंक को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, उनको एनवायरमेंट भी मालूम है, डिपॉजिट वाला चैलेंजिंग है, ये लास्ट ऑफ द बैड क्वार्टर्स हो सकता है, आगे आने वाले क्वार्टर में आपको सिनर्जीज दिखना शुरू करेंगी। आप किस साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे हैं आशुतोष? तो मेरा भी ये मानना है कि आने वाले क्वार्टर में सिनर्जीज और क्लियर होते रहेंगी। यदि हम देखें कि इसका फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, 4 रिजल्ट्स को यदि देखेंगे तो सेकेंड क्वार्टर जो था वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था, बिकॉज इसी क्वार्टर में मर्जर एक फेस हुआ था, उसमें उसके नेम्स गिरे थे वहां पे और उन्होंने बहुत ज्यादा डिपॉजिट भी रेज किया था, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इस क्वार्टर के भी नंबर्स में थोड़े देख हुए हैं। नंबर्स में कोई खराबी है मेरे हिसाब से नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का नेट इंटरेस्ट इनकम और नेम्स के ऊपर में, वहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ से स्टॉक जो है धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है अपने मेन टेरिटरी की ओर, और गोइंग फॉरवर्ड इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। कंसर्न कहाँ पे है मार्केट का, वो सबसे बड़ी बात है कि इसका LCR 110% है और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा है, वो भी इसका जो है 110 मोर देन 100% के आसपास में है। तो इन दोनों को लेके लगता है मार्केट को कि यदि डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप नहीं हुआ तो इनके लोन को सस्टेन नहीं हो पाएंगे फ्यूचर में। तो और आज का सिनेरियो यदि हम देखें कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट है और डिपॉजिट ग्रोथ यदि कोई भी बैंक करना चाहता है तो उसको ज्यादा उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और नेम्स में निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस व्यू पे मार्केट एक निगेटिव ये कॉल बना रहा है, पर हमें ये भी समझना चाहिए कि HDFC बैंक एक साल के अंदर में 1000 ब्रांचेस ओपन कर रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। और जो लोन ग्रोथ हमने थर्ड क्वार्टर में देखा है, उसका PNL पे इम्पैक्ट जो है हमें वो अगले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा। तो हाँ, कुछ कंसर्न है मार्केट के, वो जेन्युइन भी है, बट यदि माना जाए कि बैंक का डायरेक्शनली किधर मूव कर रहा है, बैंक डायरेक्शनली बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।